अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आज के हम वीडियो में बात करने जा रहे हैं जीके स्कॉलरशिप 2022 से रिलेटेड कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चंस को आंसर किया था जो कि आपने मुझसे पूछे थे और मेरे ख़्याल से वही क्वेश्चंस थे जो कि एक्चुअली आपके क्यूरीज़ थी रिगार्डिंग द जीके स्कॉलरशिप। लेकिन उस वीडियो के पब्लिश होने के बाद बहुत से ऐसे लोग थे कि जिन्होंने मुझसे और भी क्वेश्चंस किए और वो क्वेश्चंस ऐसे थे कि वो क्वेश्चन वाक़ई ही यूनिक थे, यानी उन क्वेश्चंस को पहले मैंने एड्रेस नहीं किया था। तो इस वीडियो में मैं उन सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करूँगा जो कि एक्चुअली पहले मैंने एड्रेस नहीं किए, ताकि कोई भी पर्सन अगर जीके स्कॉलरशिप 2022 के लिए अप्लाई करने जा रहा है और उसकी कुछ भी क्यूरी है तो मैं उसे रिज़ॉल्व कर सकूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया वो ये कि क्या जो हम जीके स्कॉलरशिप 2022 के लिए अप्लाई करेंगे तो उसका जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है, क्या उसकी कोई फ़ी होगी? तो इसका आंसर है नो। कोई भी एप्लीकेशन जो हम सबमिट करेंगे जीके स्कॉलरशिप 2022 के लिए, इसकी कोई भी फ़ी नहीं होगी। मीन्स कि किसी भी किस्म की एप्लीकेशन फ़ी नहीं है इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया कि अगर हम जीके स्कॉलरशिप 2022 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या इसकी जो अप्लाई करने का वो प्रोसीजर है वो ऑनलाइन है? तो इसका आंसर है नो। इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो ऑनलाइन नहीं है। बल्कि इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए हमारे पास 2 ट्रैक होते हैं। वन इज़ द यूनिवर्सिटी ट्रैक, सेकंड इज़ द एम्बेसी ट्रैक, जिसके बारे में मैंने डिटेल में अपनी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चंस के थ्रू आंसर किया था कि वो ट्रैक एक्चुअली है क्या और किस ट्रैक को हमें चूज़ करना चाहिए और दोनों में से किस ट्रैक के क्या बेनिफिट हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इसको मैंने एड्रेस किया था। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन जो बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे वो ये कि ट्रांसक्रिप्ट एक्चुअली हमारे पास क्या चीज़ है? या ट्रांसक्रिप्ट हमें कहाँ से मिलेगी? तो ट्रांसक्रिप्ट बेसिकली हमारा एक रिज़ल्ट कार्ड होता है या एक आप कह सकते हैं कि हमारे पास मार्कशीट होती है, जो कि यूनिवर्सिटी हमें उस टाइम इश्यू करती है कि जब हम अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लेते हैं। उस मार्कशीट के ऊपर, उस ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर हमारे जितने भी सेमेस्टर हैं, उन सब के जो-जो सब्जेक्ट हैं, उनको मेंशन किया जाता है और हर एक सेमेस्टर का जीपीए लिखा जाता है और एंड पर उनका सीजीपीए भी मेंशन होता है कि 8 सेमेस्टर के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने बैचलर किया तो 8 सेमेस्टर के अंदर इस पर्सन ने इतना सीजीपीए ऑब्टेन किया इन 8 सेमेस्टर के अंदर, और अगर आपने मास्टर किया है तो उसके अंदर लिखा होता है कि इन 4 सेमेस्टर के अंदर इस पर्सन ने इतना जो सीजीपीए है वो ऑब्टेन किया। तो एक मार्कशीट जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें एक्चुअली इश्यू की जाती है हमारी डिग्री की कंप्लीशन के बाद, या हमारे 8 सेमेस्टर क्लियर होने के बाद, या हमारे 4 सेमेस्टर क्लियर होने के बाद, डिपेंडिंग अपॉन कि आप बैचलर कर रहे हैं या मास्टर, तो उस मार्कशीट को हम एक्चुअली ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि क्या जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो हमें ऑनलाइन सबमिट करने हैं या उन लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को हम किस तरह से सबमिट करते हैं? तो जैसा कि सबसे पहले मैंने आपको यही बताया कि इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो ऑनलाइन नहीं है। ना ही इसका प्रोसीजर ऑनलाइन है और ना ही हमें किसी भी किस्म की एप्लीकेशन फ़ी पे करनी पड़ती है इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए। तो अगर इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने का प्रोसीजर ही ऑनलाइन नहीं है, तो हम लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को ऑनलाइन किस तरह से सबमिट करेंगे? तो ये एक इम्पॉसिबल सी बात है। हमारे जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होंगे वो बेसिकली हमें सबमिट करने होंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। या तो हमें यूनिवर्सिटी को सेंड करना पड़ेगा वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, या हमें अपनी एम्बेसी को वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है वो सबमिट करने पड़ेंगे। डिपेंडिंग अपॉन कि आप यूनिवर्सिटी ट्रैक को चूज़ कर रहे हैं या एम्बेसी ट्रैक को चूज़ कर रहे हैं, लेकिन लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस को हम ऑनलाइन सबमिट नहीं करते। आपको या तो इन्हें यूनिवर्सिटी भेजना होता है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, या आप इन्हें एम्बेसी में सबमिट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि मुझे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अगर चाहिए मास्टर के लिए अप्लाई करने के लिए, तो मैं उन लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को कहाँ से लूँ? मुझे नहीं पता कि वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कहाँ से मिलते हैं। तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एक्चुअली आपको कोई भी प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आपको यूनिवर्सिटी का या डिपार्टमेंट का जो डीन है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई प्रोफ़ेसर प्रोवाइड कर सकता है, कोई सुपरवाइज़र प्रोवाइड कर सकता है, या कोई भी ऐसा पर्सन जो आपको टीच करता है या जिसने आपको ट्रेन किया है, वो पर्सन आपके लिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को अरेंज कर सकता है। लेकिन मेक श्योर करें कि जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो एक्चुअली हमें 2 रिक्वायर्ड होते हैं। तो एक प्रोफ़ेसर से या एक सुपरवाइज़र से 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपने नहीं लेने, बल्कि डिफरेंट प्रोफ़ेसर से और डिफरेंट सुपरवाइज़र से आपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस को ऑब्टेन करना है। तो ये एक प्रोसीजर है कि हम किस तरह से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को हासिल कर सकते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्यूरी जो कि बहुत सारे स्टूडेंट
स्टूडेंट फेस कर रहे थे वो ये कि हमारी यूनिवर्सिटी हमें ट्रांसक्रिप्ट इशू नहीं कर रही। हम अभी अपने फाइनल ईयर में हैं और हमारी अभी डिग्री कंप्लीट होनी है। तो अगर हमारी यूनिवर्सिटी हमें ट्रांसक्रिप्ट इशू नहीं कर रही तो इस केस में हम क्या करें? तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट इशू नहीं कर रही तो आपने क्या करना है कि वो मार्कशीट जो कि आपको यूनिवर्सिटी ने प्रीवियस सेमेस्टर क्लियर होने पर दी थी, आप कोशिश करें कि उस मार्कशीट को किसी भी अ, एजेंसी से या तो आप उसे अपोस्टल करवा लें या आप ये करें कि उस ट्रांसक्रिप्ट को जो कंसोलर कन्फर्म ऑफिसेज़ हैं वहाँ से आप उसको अटेस्ट करवा लें। तो इससे बेसिकली होगा क्या कि आपकी वो जो ट्रांसक्रिप्ट है वो बेसिकली रिप्लेस हो जाएगी उस मार्कशीट से जो कि आपको प्रीवियस सेमेस्टर में मिली। तो उस मार्कशीट की बेसिस पर जब वो अपोस्टल होगी या कंसोलर कन्फर्म होगी तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया वो ये कि अगर हम यूनिवर्सिटी ट्रैक को चूज़ करते हैं तो तब तो हमें एक जो डॉक्यूमेंट का सेट है उसे सबमिट करना पड़ता है। लेकिन अगर हम एम्बेसी ट्रैक को चूज़ करते हैं तो हमें टोटल 4 सेट को सबमिट करना पड़ता है। तो इस केस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? मीन्स कि क्या हमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपीज़ को सबमिट करना है या हमें ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 4 कॉपीज़ को सबमिट करना है। तो इस केस में आपको क्या करना है कि आपने एक सेट जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का प्रिपेयर करना है। मीन्स कि उसके अंदर आपकी कंसोलर या अपोस्टल कन्फर्म बैचलर की या मास्टर की डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट का होना ज़रूरी है। इसी तरह आपका प्रूफ ऑफ सिटीज़नशिप और इसी तरह प्रूफ ऑफ पेरेंट सिटीज़नशिप इनका होना ज़रूरी है। ये तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपने अपोस्टाइल या कंसोलर कन्फर्म करवा लिया। अब इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की आपने फर्दर 3 फोटोकॉपीज़ करवानी है ईच डॉक्यूमेंट की। तो इससे क्या होगा कि आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का एक सेट और उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपीज़ के 3 सेट। मीन्स कि उन कॉपीज़ को फर्दर टेस्ट नहीं करवाना बल्कि उस ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स आपके अटेस्टेड हैं ऑलरेडी, उनकी फर्दर 3 कॉपीज़ क्रिएट करनी है और उनको आपने सबमिट करवाना है। तो ये तरीका है एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करने का कि एक आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का सेट होना चाहिए और 3 आपके पास उस ओरिजिनल सेट की कॉपीज़ का होना ज़रूरी है जिसको आप सबमिट करेंगे एम्बेसी ट्रैक के थ्रू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप? तो आंसर इसका ये है कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो इसकी जो लास्ट डेट है वो सितंबर 2022 के मिड या लास्ट पर अनाउंस होगी और अगर आप ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो इसकी जो डेट्स हैं वो बेसिकली फ़ेब के मिड या फ़ेब के लास्ट पर अनाउंस होंगी। तो अभी हमें अनाउंसमेंट नहीं हुई तो इसका मतलब अभी हमारे पास कोई एक गेस नहीं है कि लास्ट डेट क्या है स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन that I have been asked repeatedly is, can I do MBBS through GCAS scholarship or can I study MBBS in South Korea? So the answer is yes. आप डेफिनेटली MBBS को परस्यू कर सकते हैं साउथ कोरिया के थ्रू या GCAS स्कॉलरशिप के थ्रू। बस आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस यूनिवर्सिटी के थ्रू करना चाहते हैं और उससे पहले आपको मेक श्योर ये करना है कि क्या वो यूनिवर्सिटी MBBS को ऑफ़र कर रही है कि नहीं। और अगर वो ऑफ़र कर रही है तो आपको डेफ़िनेटली एमबीबीएस को परस्यू करना चाहिए। एक बेसिक सा क्वेश्चन जो बार-बार मुझसे पूछा गया वो ये कि क्या हम 10th के बाद इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो, हम 10th के बाद इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आप 12th के बाद इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर अंडर ग्रेजुएट और आप बैचलर के बाद अप्लाई कर सकते हैं फॉर मास्टर और आप मास्टर के बाद अप्लाई कर सकते हैं फॉर पीएचडी एंड सो ऑन। सो इन सिंपल आप 10th के बाद इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, अलबत्ता आप 12th के बाद अप्लाई कर सकते हैं फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द एज क्राइटेरिया इफ आई एम अप्लाइंग फॉर दिस स्कॉलरशिप? So the age criteria for this scholarship is different both for the graduate and undergraduate program. And if you are applying for undergraduate program, the age limit is 25, and if you are applying for the graduate program or for master or PhD, the age criteria is 40, means you have to be between the age of 40 and less than 40 for graduate, and you have to be between the age of 25 and less than 25 for the undergraduate program. The next question is कि क्या हमारे जो अचीवमेंट सर्टिफिकेट्स हैं हमें उन्हें भी अपोस्टल करवाना पड़ेगा या हमें उन्हें भी कंसोलर कंफर्म करवाना पड़ेगा? तो
अगर हम देखें जो जीकेएस स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म है, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि हम जो अचीवमेंट सर्टिफिकेट हैं वो बेसिकली हमारे लिए ऑप्शनल हैं। तो इट्स मीन कि अगर आप उन्हें नोटराइज़ या अपोस्टाल या कंसोलर कन्फर्म करवा भी लेते हैं, तो भी कोई मसला नहीं है, और अगर आप उन्हें नहीं भी करवाते तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि वो सर्टिफिकेट एक्चुअली हमारे पास ऑप्शनल सर्टिफिकेट में आते हैं। एक इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन जो कि आई थिंक पूछा तो कम गया है, लेकिन मेरे मुताबिक वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये कि क्या इस स्कॉलरशिप के लिए हम अप्लाई करने जा रहे हैं, सो इज़ देयर एनी इंटरव्यू प्रोसेस बीइंग इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन प्रोसेस? द आंसर इज़ येस। आपका इंटरव्यू होना मस्ट है, बिकॉज़ इंटरव्यू के बगैर एक स्टूडेंट को एवेल्यूएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इंटरव्यू प्रोसेस भी होता है, जिसके थ्रू ये पता चलता है कि क्या एक कैंडिडेट जो उसके एकेडमेटिक डॉक्यूमेंट्स हैं, व्हाटएवर द डॉक्यूमेंट ही और शी हैज़ सबमिट इन द एप्लीकेशन प्रोसीजर, वो उन डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने आप को कंपैटिबल मीट कर रहा है कि नहीं। तो इंटरव्यू एक मस्ट प्रोसेस है जो कि होगा। अब बहुत से लोग इस क्वेश्चन को भी लेकर परेशान थे कि क्या अगर हम जीकेएस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने बैचलर किया है और अब मैं मास्टर के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ, या मैंने मास्टर किया है, मैं पीएचडी के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ, लेकिन उस अप्लाई करने के लिए जब मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ तो मेरा कुछ गैप पीरियड है। मीन्स कि मैं बैचलर मैंने की और 2-3 साल मैं एजुकेशन से दूर रहा, अब मैं मास्टर करना चाहता हूँ, या मैंने मास्टर की, मैं 2-3 साल एजुकेशन से दूर रहा, कोई वर्क करता रहा, कुछ इंटर्नशिप करता रहा, कुछ एक्सपीरियंस मैंने गेन किया, तो अब मैं पीएचडी के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो क्या ये स्कॉलरशिप जो है वो गैप को जो है वो अलाउ करती है? तो आप डेफ़िनेटली इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इवन दो कि अगर आपके पास एक गैप पीरियड भी है। तो एक गैप पीरियड का होना सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर ये एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हर एक पर्सन की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, और यूजुअली जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो गैप पीरियड का कोई भी इश्यू क्रिएट नहीं करती। तो अगर आपका एक 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर का कोई भी गैप पीरियड है, तो आप डेफ़िनेटली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेक श्योर करें कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए जा रहे हैं तो आपकी एज जो है वो 25 से लेस हो, और इसी तरह अगर आप मास्टर के लिए या ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपकी जो एज लिमिट है वो 40 से लेस हो या 40 हो, तो आप डेफ़िनेटली एक एलिजिबल कैंडिडेट होंगे इस स्कॉलरशिप के लिए। तो ये थे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो कि दोबारा मुझसे बार-बार पूछे गए मेरी प्रीवियस वीडियो के बाद, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी एड्रेस किया था। तो आई होप कि मैंने इन क्यूरीज़ को भी फर्दर एड्रेस कर दिया, कि जो कि मुझे लगा कि एक यूनिक क्यूरीज़ हैं जिनको मैंने पहले एड्रेस नहीं किया, और मैंने कोशिश की कि मैंने अच्छे वे में एड्रेस कर सकूँ, और मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक कन्वे कर पाया। तो अभी भी अगर आपको कोई फर्दर क्यूरी है, कोई एम्बिगिटी है, तो आप डेफ़िनेटली मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। आई विल डेफ़िनेटली आंसर दोज़ क्वेश्चन। सो टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।